हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन इन इंडिया एवं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, जिसमें 77,414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश का 77,492.60 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का उससे कम है 66,430.67 वर्ग किलोमीटर। वहीं छत्तीसगढ़ का 55,716.60 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा का 52,155.95 वर्ग किलोमीटर। आप मध्य प्रदेश का कितना एरिया है वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पर आप जो वन क्षेत्र का ये याद रख लीजिए, बाकी इन सब का एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सीक्वेंस याद रखिए कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और इसका एरिया भी। देन आफ्टर आपको पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है, चौथे पर उड़ीसा। ये आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेट्रोफा। जेट्रोफा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए स्प्रूस, चीड़ और देवदार ये सभी शंकुधारी वृक्ष हैं। शंकु तथा सुइयों के आकार वाले पौधों को शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री से में पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा नाम से भी जाना जाता है। स्प्रूस, देवदार, चीड़ ये शंकुधारी वृक्ष हैं, जबकि जेट्रोफा एक उष्णकटिबंधीय और बायोडीजल पौधा है, जिसे रतन जूत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं, इसलिए वो पुराने पत्तों को गिराते हैं। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को इसलिए गिराते हैं क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं, जिससे पुराने पत्तों के बाद नए कोशिकाओं व पत्तों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साल के वन में। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से साल के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बीड़ी बनाने के लिए किस पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेंदू के पत्ते का। बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तेंदू के पत्ते का। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्तों का उपयोग किया जाता है। भारत में तेंदू पत्तों के लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में इसे हरा सोना कहा जाता है। पत्तों को मोड़कर इसमें तंबाकू भरकर बीड़ी बनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन कौन सी हैं? सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आती हैं। सागौन, साल और शीशम ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। ऐसे वनों के पत्ते प्रत्येक वर्ष गिर जाते हैं। इन वृक्षों के लिए वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं, उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में वनों का उपयोग करना। नहीं, ये तो नहीं है, हानिकारक पूछ रहा था। क्वेश्चन ये था कि कौन सी विधि वनों और आई थिंक वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम जो लॉस पहुंचाता है वो कौन सा है? कौन सी विधि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है, ऐसे था। गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह, हाँ ये सही है। वनों को वृक्षारोपण में बदलना, नहीं ये नहीं है। वन क्षेत्रों में सड़कों और बांधों का निर्माण, नहीं। गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह विधि वनों वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई के कारण पुरानी घास समाप्त होकर उसमें नई घासों का उद्भव संभव हुआ है। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवर्गीकृत वन। निजी क्षेत्रों, निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को अवर्गीकृत वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन में। रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? ये मैंग्रोव वन में। रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसका मूल निवास मैंग्रोव वनस्पतियां, घास के मैदान व जंगल हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन में पाया जाता है। भारत के अलावा यह बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 0% वन क्षेत्र है, जबकि यहां 85% वन से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने किसको स्वीकार किया है? अपनी अनसक्सेसफुल को। राज्य सरकार के, ये पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार थी, यहाँ के वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर पनपते हैं ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तटीय क्षेत्रों में। मैंग्रोव झाड़ीदार पेड़ होते हैं।
जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में दलदल स्थानों पर उगते हैं, जिनकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती हैं। मैंग्रोव उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में उगते हैं, जो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक हैं। अगला क्वेश्चन है, आरावरी वन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिदनापुर में। कहाँ पर है ये? मिदनापुर। आरावरी वन क्षेत्र भारत के पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। यहाँ मुख्यतः साल की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतया, देखिए यहाँ पर इसका जवाब केरल दिया है, आप एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, गूगल कर लेना कि इसका, वैसे जो आरआरबी की तरफ से इसका जो आंसर दिया गया है वो केरल ही है। केरल राज्य में पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः रोजवुड, महोगनी, ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वृक्ष अधिकांशतः समुद्र तटीय क्षेत्र व पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 42% पाए जाते हैं। इसके बाद सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र क्रमशः गुजरात में लगभग 23%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 12% पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीम अल्पाइन क्षेत्र, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी अंजीर या फाइकस, ये मालाबार तटीय आर्द्रवन, ये सही है। भारतीय चंदन दक्कन के पठार के पर्णपाती वन, ये भी सही है। चीड़ हिमालयी उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये भी ठीक है। नीम अल्पाइन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नीम एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसे गर्म व ठंडी दोनों जलवायु में लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है इसने। ये जल का संरक्षण करते हैं, ये बात सही है, तो हमारा आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि इसने पूछा है गलत। ये वन जीव समूह यानी फ्लोरा एंड फौना की विशाल विविधता को बनाए रखते हैं, ये भी सही है। ये मृदा का संरक्षण नहीं करते, ये बात बिल्कुल गलत है, और गलत है वही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं, ये भी बात सही है। वन हमारी सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक हैं। मानव इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में लाभ प्राप्त करता है। वन जल का संरक्षण करते हैं, वन जीव समूह की विशाल विविधता को बनाए रखते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं, वनों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर डैश में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। वर्ष 1965 ईस्वी में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। यह भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन
तथा कुछ मार्शलैंड उपस्थित हैं। इस उद्यान में एशियाई शेर, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर, पक्षी, सियार आदि पाए जाते हैं। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। पुनर्वन रोपण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नष्ट हो चुके वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाए जाते हैं। भारत सरकार ने 1952 में भारतीय वन नीति लागू की, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भूमि का 1/3 भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, परंतु अभी तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इनमें से किस जंगल के पौधों, पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन के पौधों, पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं क्योंकि ये वन समुद्र तटों, नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं। मुख्यतः खारे पानी में इनका विकास होता है। विश्व में मैंग्रोव वनस्पतियों की लगभग 50 प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल मैंग्रोव में खारे पानी को सहन करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन का। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक एग्जाम्पल है। मैंग्रोव वन मुख्यतः 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सुंदरवन का क्षेत्रफल 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 4,263 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंग्रोव में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होती हैं, ये बिल्कुल सही है। वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते, ये भी सही है। मैंग्रोव वन तट रेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ये भी सही है। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो गलत है ऑप्शन डी, इसका वही हमारा सही है। मैंग्रोव वनों के अंतर्गत छोटे पेड़ तथा झाड़ियां आती हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। मैंग्रोव वन उच्च नमक एवं कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव वन वातावरण की मिट्टी में ऑक्सीजन सीमित या शून्य होती है। मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के मध्य तट रेखाओं के साथ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री तट की तूफानी लहरों और ज्वार से समुद्री कटाव को कम करते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टुंड्रा, फिर टैगा, समशीतोष्ण वन, देन आफ्टर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के निम्नलिखित क्रम से होकर गुजरना पड़ता है। टुंड्रा प्रदेश, फिर टैगा प्रदेश, समशीतोष्ण वन, देन आफ्टर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। पहले टुंड्रा, देन टैगा, समशीतोष्ण वन, देन आफ्टर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र में। टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र 4500 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस और साइबेरिया में भी पाए जाते हैं। टुंड्रा एक बायोम है। यहाँ वृक्षों की वृद्धि कम होने का कारण तापमान में कमी है। ये वनस्पतियाँ मुख्यतः बोनी झाड़ियाँ, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन से मिलकर बनी होती हैं। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्पिड हरे। ये नहीं पाई जाती है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट भारत के सबसे ज़्यादा वर्षण क्षेत्रों में से एक है। यह जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट में से एक है। साथ ही कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य को भी समावेशित करता है। पश्चिमी घाट में स्थानीय रूप से नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सिवेट, नीलगिरी तहर आदि निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी तहर। ये प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है। नीलगिरी तहर भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु है जो एक प्रकार का जंगली बकरी है। नीलगिरी तहर को नीलगिरी आइबेक्स या सिर्फ आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका IUCN में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। अगला है कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीड़। पर्वतीय वनों में किस प्रकार के चीड़? भारत में पर्वतीय वनों का विस्तार असम से कश्मीर तक है। ये वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में अंतर पाया जाता है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 से 2000 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इसमें ओक, देवदार आदि वृक्ष की अधिकता है। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोड़धारी वन उगते हैं। इन वनों में फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन आदि वृक्षों की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। चंदन के उत्पादन में कर्नाटक का सर्वोच्च स्थान है और यहाँ पर तो भारत का भी दिखा रहा है। इसका आर्थिक महत्व भी है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलते हैं तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। भारत के 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक ऊंचे स्थल और मलयद्वीप इसके कुछ मूल स्थान हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं इनमें से? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होने के कारण इस राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। इस क्षेत्र में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें हम जीरोफाइट्स कहा जाता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। जैसे इसकी एग्जाम्पल है नागफनी, बबूल और कैक्टस। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को डैश की साइलेंट वैली में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहाँ पाया जाता है? केरल की साइलेंट वैली में। उष्णकटिबंधीय
वर्षा वन केरल की साइलेंट वैली में पाया जाता है। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, जो विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है। शांत घाटी में वृक्ष प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगला है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो यह है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, जबकि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्रमशः लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में और फिर अंडमान निकोबार, फिर अरुणाचल प्रदेश में। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विल्लो। क्रिकेट बल्ला बिल्लू, ऐसे याद रखिए, बल्ला किससे, बिल्लू से। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए बिल्लो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम सेलिक्स एल्वा है। यह भारत में मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्णपाती। जो पढ़ते हैं वही ज़्यादा व्यापक होते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार पर्णपाती वन हैं। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुलूक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। हुलूक गिब्बन, ऐसे समझो कि अरुण नाम का तुम्हारा कोई दोस्त है और उसका लुक बहुत अच्छा है, हूबहू तुमसे मिलता है, ठीक है, अरुण दोस्त, उसका लुक हूबहू तुमसे मिलता है, तो हुलूक गिब्बन कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए आप लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो लेकिन बहुत ज़्यादा भूलते भी हो। कम पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो जैसे दिमाग में छप जाए लंबे टाइम के लिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। पूर्वोत्तर भारत में हुलूक गिब्बन ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण और दियांग नदी से पूर्व में मिलता है। यह 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विस्तृत है। भारत में हुलूक गिब्बन की दोनों प्रजातियां पाई जाती हैं। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चंस। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, तो यही सही नहीं है, जो सही नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सही है हम उन्हें भी पढ़ेंगे। इसके लिए खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। इससे फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई, ये भी ठीक है। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व गहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन तकनीक थी, जिसके द्वारा भारतीय कृषि में गत्यात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया था। इसलिए इसे बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इसका श्रेय वैश्विक संदर्भ में अमेरिकी नागरिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग तथा भारतीय संदर्भ में एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा है, हम बात कर रहे हैं प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र की, तो ये कौन सा है, ये है पंजाब और हरियाणा का मैदानी भाग। गेहूं क्या है, गेहूं ये रबी के मौसम की फसल है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं ही रही है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है।
मध्य प्रदेश में होने वाले कर्तन दहन कृषि, यानी अंग्रेजी में कहेंगे इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, माफ कीजिए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बेबर के रूप में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कर्तन दहन, यानी जो कीर्तन करेगा वो बेवड़ा नहीं होगा, है ना। कीर्तन करेगा वो बेवड़ा नहीं होगा, यानी वो अच्छा इंसान होगा, और अच्छा इंसान होगा तो वो दहन नहीं करेगा, है ना, मतलब खुद को जलाएगा नहीं, खुद को जला के कभी सुसाइड नहीं करेगा। आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को बेवर कहते हैं। यह एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है जिसमें कृषक जमीन के एक भूभाग पर उगी वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर जली हुई राख को मिट्टी में मिलाकर उस पर कृषि करता है। 2-3 बार कृषि करने के बाद कृषक उस जमीन को छोड़कर नई भूमि की तलाश में निकल जाता है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को झारखंड में कुरुबा या खिल तथा राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहां हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या? कुल्ह। 400 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ जिसे कुल्ह कहा जाता है। इसके द्वारा पहाड़ी पर झरनों में बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नलियों के माध्यम से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक लाया जाता था। आप बताइएगा, अपना अपना ओपिनियन बताइए कि आप कैसे चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो भी जैसे कुल्हा है इसको अभी मैं जैसे इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने रिलेट करके पढ़ाए थे, तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होती है उनको रिलेट करके पढ़ाया जाए, क्योंकि रिलेट करके पढ़ाने से आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे, उसको अपने दिमाग में लंबे समय तक रख पाओगे। या फिर आप चाहते हैं कि जैसे पहले चल रहा था अभी चल रहा है वैसे चलने दें? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से बताइए कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। धान, ज्वार, बाजरा ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है कि रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जायद मौसम, जिसमें ककड़ी, खीरा ये सब होते हैं। भारतीय जलवायु विशेषताओं के आधार पर यहाँ मुख्य रूप से 3 फसली मौसम पाए जाते हैं। जैसे रबी हो गया, नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक चलता है, जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों हो गया। खरीफ मई जून से और सितंबर अक्टूबर तक, इसमें धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली, चना। जायद ये रबी के पश्चात और खरीफ के पहले अप्रैल से जून तक के मध्य। और इसमें जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, चरी, मूंग, ईटीसी।
तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कि आप चाहते हैं क्या कि क्वेश्चंस जो ऐसे जो लगता है कि लंबे टाइम तक हम याद नहीं रख सकते, तो उनको रिलेट करके पढ़ाया जाए किसी न किसी चीज़ से इमेजिन करके, या फिर ऐसे ही। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना ओपिनियन दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।